नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसका शीर्षक है द्विवेदी मंडल के बाहर के 7 प्रमुख कवि और उनकी कविताएँ। इन सातों कवियों में हमने लिया हुआ है राय देवी प्रसाद पूर्ण, नाथू शर्मा, गया प्रसाद स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, भगवान दीन, रोम नारायण पांडे और सत्यनारायण कविरत्न। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन सभी कवियों का नाम सुनते हुए आपके दिमाग में ये चीज आ गई होगी कि हमने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में कहीं न कहीं इनको जरूर पढ़ा था, चाहे वो विकल्प के तौर पर हो, चाहे प्रश्न के तौर पर हो। तो हम देखेंगे कि इसके पहले द्विवेदी जी के अनुसार कविताएं लिखी जा रही थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक तरीके से अपने समकालीन कवियों को प्रभावित कर रहे थे, उनको गाइडेंस कर रहे थे कि इस विषय पर कविता लिखिए, ऐसे कविता लिखिए। तो उनकी नकल करने वाले कवि थे, लेकिन उसी समय समानांतर तरीके से स्वतंत्र होकर भी कविताएं लिखी जा रही थी, जिनको कहा गया द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। यानी कि उनके ऊपर महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा था। वो स्वच्छंद तरीके से कविताएँ लिख रहे थे, चाहे वो प्रकृति वर्णन हो, चाहे स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित हो या फिर कोई भी विषय वस्तु हो, कवि स्वतंत्र थे अपने लिखने के लिए। तो हम उन कवियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उनकी कौन-कौन सी कविताएँ हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन कविताओं का मूल्यांकन किस तरीके से किया हुआ है और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कौन-कौन से तथ्य महत्वपूर्ण हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम चर्चा करते-करते पहुँच गए टॉपिक नंबर 83 के ऊपर। तो उम्मीद करूँगा कि आप सभी कंसंट्रेट होकर पूरे वीडियो लेक्चर को देखेंगे, सुनेंगे और फिर समझेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्विवेदी मंडल के बाहर की काव्य भूमि नाम से शीर्षक देते हुए लिखते हैं, द्विवेदी जी के प्रभाव से हिंदी काव्य ने जो स्वरूप प्राप्त किया, उसके अतिरिक्त और अनेक रूपों में भी भिन्न-भिन्न कवियों की काव्य धारा चलती रही। कई एक बहुत अच्छे कवि अपने-अपने ढंग पर सरस और प्रभावपूर्ण कविता करते रहे, जिनमें मुख्य रूप से राय देवी प्रसाद पूर्ण, पंडित नाथूराम शर्मा, पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, पंडित सत्यनारायण कविरत्न, लाला भगवान दीन, पंडित राम नरेश त्रिपाठी और पंडित रूप नारायण पांडे। तो आप देख रहे हैं कि ज्यादातर कवियों के पहले पंडित शब्द लगा हुआ है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि के तौर पर देखा है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी मंडल के बाहर का कवि है। हालांकि जब भी मंडल की बात आती है तो हमारे दिमाग में भारतेंदु मंडल भी आ जाना चाहिए कि उसमें भी बहुत सारे कवि थे, लेखक थे, साहित्यकार थे। उसी तरीके से द्विवेदी मंडल में ऐसे कवि थे जो द्विवेदी जी के विचारों से और उनके मार्गदर्शन से प्रभावित थे। लेकिन द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि अपने लिए स्वतंत्र थे। वो अलग-अलग विषयों पर सरस और प्रभावपूर्ण कविता लिखते रहे, जिसमें कि तमाम नामों को हमने यहाँ पर गिनाया हुआ है। अब चलते हैं एक-एक करके उन पर हम चर्चा करते हैं। शुक्ल जी ने पहले कवियों के बारे में कुछ उनकी खास विशेषताओं के बारे में लिखा हुआ है। लिखते हैं, इन कवियों में से अधिकांश तो दो रंगी कवि थे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि दो रंगी कवि थे। अभी तक हमने पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लिया, लेकिन कहीं पर किसी भी कालखंड या कवि के बारे में इस तरीके की बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं की थी। यानी ये दो रंगी कवि, यानी कि इनके दो रूप थे। हालांकि दो रूपों वालों को काफी खतरनाक माना जाता है। यहाँ पर दो रंगी बोला गया, लेकिन आप ग्रामीण इलाके में या फिर व्यवहारिक जीवन में एक दूसरा शब्द भी यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जिसको कि मैं नहीं कर सकता हूँ। हालांकि यहाँ पर सकारात्मक रूप में आपको इस चीज को देखना है कि शुक्ल जी ने लिखा कि इन कवियों में से अधिकांश तो दो रंगी कवि थे। अब कैसे ये दो रंगी कवि थे? जो ब्रजभाषों में तो श्रृंगार, वीर, भक्ति आदि की पुरानी परिपाटी की कविता कवित्त सवैयों या गेय पदों में करते आते थे और खड़ी बोली में नूतन विषयों को लेकर चलते थे। ये है इनका दो रंगापन। कई बार दो रंगापन जो होता है वो आपकी विविधता को दिखलाता है। तो यहाँ पर उसी विविधता को ध्यान में रखना है कि जितने भी द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि थे, वो ब्रज भाषा में भी कविताएं लिखते थे,
ब्रजभाषा में लिखते थे तो उनकी कविताओं की जो विषय वस्तु हुआ करती थी वो श्रृंगार रस, वीर रस और भक्ति रस से परिपूर्ण होती थी। छंदों की बात करें तो कवित्त, सवैया या फिर गेय पदों में वो लिखा करते थे। लेकिन जैसे ही खड़ी बोली में वो कविताएं लिखने जाते थे तो नूतन विषयों को लेकर चलते थे। जो द्विवेदी योगीन समकालीन विषय वस्तु थे, परिस्थितियां थी, उनके ऊपर भी वो कविताएं लिखते थे। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि बात यह थी कि खड़ी बोली का प्रचार बराबर बढ़ता दिखाई देता था और काव्य के प्रवाह के लिए कुछ नई नई भूमियां भी दिखाई पड़ती थी। इसका कारण था कि ये सभी कवि अपने देश, काल और वातावरण से प्रभावित थे। जहाँ परंपरा का निर्वहन कर रहे थे, वहीं अपने समय को भी ध्यान में रखते हुए, उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए भी कविताएँ लिख रहे थे। जिस तरीके से खड़ी बोली का प्रचार-प्रसार हो रहा था, उस समय में उसका प्रभाव इन द्विवेदी मंडल योगीन बाहर कवियों के ऊपर भी दिखाई पड़ता है। और काव्य के क्षेत्र में जो नए-नए विषय वस्तु तैयार किए जा रहे थे, नई-नई भूमियाँ तैयार की जा रही थी, उसका भी इन्होंने लाभ उठाया, उस पर भी काम किया। अब वो भूमियाँ कौन-कौन सी थी? देश दशा, समाज दशा, स्वदेश प्रेम, आचरण संबंधी उपदेश आदि ही तक नई धारा की कविता न रहकर जीवन के कुछ पक्षों की ओर भी बढ़ी, पर गहराई के साथ नहीं। अब यहाँ पर आपने देखा कि देश दशा, समाज दशा, स्वदेश प्रेम, आचरण संबंधी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए भारतेंदु युग में भी कविताएं लिखी जा रही थी। और हमने चर्चा करते हुए बतलाया था कि सबसे ऊंचा स्वर था भारतेंदु युगीन कविताओं का देश प्रेम। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि स्वाधीनता आंदोलन का दौर चल रहा है, तो कवियों का ध्यान देश दशा, समाज दशा और स्वदेश प्रेम और आचरण पर था। लेकिन अब धीरे-धीरे कविता जो है वो जीवन के कुछ पक्षों की ओर भी बढ़ी। यानी मनुष्य के जीवन में जिसको कि हम निजी अनुभूतियाँ कह सकते हैं, उनके तरफ भी मुड़ी, लेकिन गहराई के साथ नहीं मुड़ी। शुक्ल जी लिखते हैं कि त्याग, वीरता, उदारता, सहिष्णुता इत्यादि के अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंग पद्यबद्ध हुए, जिनके बीच-बीच में जन्मभूमि प्रेम, स्वजाति गौरव, आत्मसम्मान की व्यंजना करने वाले जोशीले भाषण रखे गए। जीवन के गुण, मार्मिक या रमणीय प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ी। पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने कुछ ध्यान कल्पित प्रबंध की ओर दिया है। और राम नरेश त्रिपाठी ने कौन-कौन से प्रबंध काव्य लिखे हैं या फिर खंड काव्य लिखे हैं, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि द्विवेदी मंडल के जो बाहर के कवि हैं, उनकी कविताओं की पृष्ठभूमि क्या रही है और विषय वस्तु क्या रहा है, आप इसको भली-भांति समझ गए होंगे। अब चलते हैं एक-एक करके हम कवियों को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो नाम आ रहा है वो है राय देवी प्रसाद पूर्ण। शुक्ल जी लिखते हैं कि दार्शनिकता का पुट राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचनाओं में कहीं-कहीं दिखाई पड़ता है, पर किसी दार्शनिक तथ्य को हृदयग्राह रसात्मक रूप देने का प्रयास उनमें भी नहीं पाया जाता। उनके बसंत वियोग में भारत दशा सूचक प्राकृतिक विभूति के नाना चित्रों के बीच-बीच में कुछ दार्शनिक तत्व रखे गए हैं और अंत में आकाशवाणी द्वारा भारत के कल्याण के लिए कर्म योग और भक्ति का आदेश दिलाया गया है। प्रकृति वर्णन की ओर हमारा काव्य कुछ अधिक अग्रसर हुआ, पर प्रायः वहीं तक रहा जहां तक उसका संबंध मनुष्य के सुख सौंदर्य की भावना से है। प्रकृति के जिन सामान्य रूपों के बीच नर जीवन का विकास हुआ है, जिन रूपों से हम बराबर घिरे रहते आए हैं, उनके प्रति यह राग या ममता न व्यक्त हुई, जो चीर सहचरों के प्रति स्वभावतः हुआ करती है। प्रकृति के प्राय वे ही चटकीले भड़कीले रूप लिए गए जो सजावट के काम के समझे गए। सारांश यह कि जगत और जीवन के नाना रूपों और तथ्यों के बीच हमारे हृदय का प्रसार करने में वाणी वैसी तत्पर न दिखाई पड़ी। तो यहाँ पर कहा गया कि जो राय देवी प्रसाद, जिनका उपनाम पूर्ण भी है, इन्होंने कविताएं लिखी और इनकी कविताओं में ज्यादातर दार्शनिक विचार या फिर दार्शनिकता झलकती थी। और ये दार्शनिकता तत्कालीन परिस्थितियों से जुड़ी हुई थी और इसमें इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से ये आकाशवाणी किया कि भारत का कल्याण होगा और भारत आजाद भी हो जाएगा। तो कर्म योग और भक्ति का आदेश आकाशवाणी के माध्यम से इसमें इनकी कविताओं में दिखाई देता है या फिर आकाशवाणी का भी प्रयोग किया गया है।
और प्रकृति वर्णन की तरफ भी, हालाँकि कविताओं के केंद्र में प्रकृति वर्णन पहले से ही रही है और यहाँ पर भी दिखाई पड़ता है, लेकिन उसका संबंध वहीं तक है जहाँ तक कि मनुष्य के सुख सौंदर्य की भावना उसमें ज़्यादा दिखलाई पड़ती थी। और शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रकृति के प्राय वही चटकीले और भड़कीले रूप लिए गए, जो उसके सौंदर्य को बढ़ा सकें। कई बार हम चीज़ों को अपने अनुसार ग्रहण करते हैं कि किससे हमारा सौंदर्य बढ़ सकता है, किससे हमारा सौंदर्य घट सकता है। ये हम चुनाव करते हैं। तो यहाँ पर भी प्रकृति के तो बहुत रूप थे, लेकिन कवि उन्हीं को विषय वस्तु बनाते थे जिससे कि उनकी कविता सुंदर हो जाए, उसमें अलंकार की प्रधानता हो जाए। इस तरीके से उन्होंने पूरा मूल्यांकन किया द्विवेदी मंडल युग बाहर के कवियों के बारे में। तो अंत में उन्होंने इस निष्कर्ष पे पहुँचने की कोशिश की है शुक्ल जी ने कि जगत और जीवन 2 चीज़ें हैं। एक तरफ जगत है, संसार है और एक तरफ खुद आपका निजी जीवन है। जगत और जीवन के नाना रूपों और तथ्यों के बीच हमारे हृदय का प्रसार करने में जिस तरीके से वाणी का प्रभाव होना चाहिए था, वो प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है। आगे अब एक-एक कवि का मूल्यांकन करते हैं यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सबसे पहले राय देवी प्रसाद पूर्ण के बारे में लिख रहे हैं। लिखते हैं कि पूर्ण जी का उल्लेख पुरानी धारा के भीतर हो चुका है। वे ब्रज भाषा काव्य परंपरा के बहुत ही प्रौढ़ कवि थे और जब तक जीवित रहे, अपने रसिक समाज द्वारा उस परंपरा की पूरी चहल-पहल बनाए रहे। तो कहा गया कि पुरानी धारा के अंतर्गत भी हमने राय देवी पूर्ण के बारे में पढ़ा था। एक तो पूर्ण सिंह है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कवि के तौर पर राय देवी प्रसाद पूर्ण का नाम लिया गया है और नई धारा के अंतर्गत भी इनका जिक्र है और पुरानी धारा के अंतर्गत भी जिक्र हुआ है। और लिखते हैं शुक्ल जी की वे ब्रज भाषा काव्य परंपरा के बहुत ही प्रौढ़ कवि थे और जब तक जीवित रहे, अपने रसिक समाज द्वारा उस परंपरा की पूरी चहल-पहल बनाए रखे। यानी कि स्वभाव से आप देखेंगे राय देवी प्रसाद जो हैं, अब वो बहुत शांत रहने वाले कवि नहीं थे। अब वो चहल-पहल को बनाकर रखने वाले थे और अलग-अलग विषयों पर कविताएँ लिखते थे। और बताया गया कि रसिक समाज द्वारा, अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये रसिक समाज की स्थापना कहाँ हुई थी और राय देवी प्रसाद पूर्ण का संबंध किस क्षेत्र से रहा होगा। आगे लिखते हैं कि उक्त समाज की ओर से रसिक वाटिका नाम की एक पत्रिका निकली थी, जिसमें उस समय के प्राय सब ब्रजभाषा कवियों की सुंदर रचनाएं छपती थी। तो राय देवी प्रसाद पूर्ण का संबंध एक पत्रिका से भी है, जिसका नाम है रसिक वाटिका। अब देखिए बदलते हुए पैटर्न पे ये सवाल पूछा जा सकता है कि रसिक वाटिका नाम की पत्रिका किस समाज द्वारा प्रकाशित होती थी और उसमें कौन-कौन से कवि कविताएं लिखा करते थे। और ज्यादातर इस पत्रिका में जिन भी कवियों की कविताएं लिखी जाती थी वो सभी ब्रज भाषा के कवि के तौर पर थे। जब संवत 1977 में पूर्ण जी का देहावसान हुआ, उस समय उक्त समाज निरवलंब सा हो गया और फिर किसी ने कवि ने लिखा यहाँ पर रत्नेश करके कि जैसे ही पूर्ण सिंह इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं, तो रसिक समाज में वो चहल-पहल जो थी वो भी खत्म हो गई। अब उसमें बहुत लोगों का योगदान नहीं रहा रहता था। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियों के माध्यम से पूर्ण जी के बारे में बतलाने का प्रयास किया गया है। रसिक समाजी हवै चकोर चहु ओर हे हरे कविता को पूरन कला निधि कीते गयो। तो कुल मिलाकर आपको यही समझना है कि रसिक समाज के लिए देवी प्रसाद पूर्ण का कितना महत्व था। शुक्ल जी आगे लिखते हैं कि पूर्ण जी सनातन धर्म के बड़े उत्साही, अनुयायी तथा अध्ययनशील व्यक्ति थे। उपनिषद और वेदांत में उनकी अच्छी गति थी। सभा समाजों के प्रति उनका बहुत उत्साह रहता था और उसके अधिवेशनों में वे अवश्य कोई न कोई कविता पढ़ते थे। देश में चलने वाले आंदोलनों जैसे स्वदेशी आंदोलन को भी उनकी वाणी प्रतिध्वनित करती थी। भारतेंदु, प्रेमघन आदि प्रथम उत्थान के कवियों के समान पूर्ण जी में देशभक्ति और राजभक्ति का समन्वय पाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि चूंकि राय देवी प्रसाद पूर्ण ऐसे संक्रमणकालीन स्थिति में कि उनका कुछ समय भारतेंदु युग में व्यतीत हुआ था और ज्यादातर समय द्विवेदी युग में व्यतीत हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर अपने समकालीन कवियों का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। तो जिस तरीके से भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन इत्यादि की कविताओं में देशभक्ति और राजभक्ति का समन्वय पाया जाता है, उसी तरीके से पूर्ण जी में भी पाया जाता था। और वो दौर था
कि कुछ कवि अंग्रेजों के राजभक्ति के रूप में थे, कुछ देश को लेकर भी लिखा करते थे, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि दोनों तरफ चलना पड़ता था। इसी को कहा जाता है दो रंगीपन। आगे बात करते हैं। शुक्ल जी ने लिखा कि बात यह है कि उस समय तक देश के राजनीतिक प्रयत्नों में अवरोध या विरोध का बल नहीं आया था और लोगों की पूरी तरह धड़क नहीं खुली थी। अतः उनकी रचना में यदि एक ओर स्वदेशी पर देशभक्तिपूर्ण पद्य मिले और दूसरी ओर सन 1911 वाले दिल्ली दरबार के ठाट बाट का वर्णन, तो आश्चर्य न करना चाहिए। अब कवियों के सामने दो परिस्थितियां थी। एक तो उनको अपने स्वाधीनता सेनानियों को प्रोत्साहित करने के लिए कविताएं लिखनी पड़ती थी। दूसरी तरफ कवि दिल्ली दरबार है जिसमें सम्राट का आगमन हो रहा है, तो उसके ठाट बाट का भी वर्णन करना पड़ता था। तो ये परिस्थितियां थी जो कि कवियों को कविताएं लिखने के लिए मजबूर करती थी। कई बार कहा जाता है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है और कई बार आप एक कदम आगे चलते हैं, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए एक कदम आपको पीछे भी चलना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ वैसा ही दृश्य इन द्विवेदी युगीन कवियों पर दिखाई पड़ रहा है कि वो देशभक्तिपूर्ण पद्य भी लिखते थे, जिसमें कि वो स्वदेशी को आप देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कामा में रखा गया है। उसमें स्वदेशी अपने देश के लिए कविताएं लिखने का प्रयास, लेकिन कहीं-कहीं राजभक्ति भी दिखाई पड़ती है। शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रथम उत्थान के कवियों के समान पूर्ण जी पहले नूतन विषयों की कविता भी ब्रज भाषा में करते थे। यानी कि जो पूर्ण जी हैं, ये अपने कविता लिखने में खड़ी बोली, ब्रज भाषा इन सब का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं किए। ज़्यादातर इन्होंने ब्रज भाषा में ही कविता लिखने का प्रयास किया। उदाहरण देखते हैं। विगत आलस की रजनी भई, रुचिर उद्यम की द्युति छह गई, उदित सूरज है नवभाग को, अरुण रंग भये अनुराग को, तज बिछौनन को अब भागिए, भरत खंड प्रजागण जागिए। तो कहीं न कहीं इसमें आप देख रहे हैं कि जागरण का भी प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। जागरण गीत के तौर पर भी है कि अपने इतिहास और परंपरा इत्यादि को ध्यान में रखते हुए कैसे स्वाधीनता सेनानियों को आंदोलन जो भी चल रहा है उसको और तीव्र किया जाए, उसमें जान फूँकी जाए। तो इस तरीके से कविताएँ लिखी जा रही थी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं लोगों के समानांतर मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती लिखकर एकदम से धूम मचा दी और उसका प्रभाव समकालीन कवियों पर भी पड़ा कि क्यों नहीं वो लोग भी इस तरीके की कविताएँ लिखें। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि इस प्रकार संग्राम, निंदा आदि अनेक विषयों पर उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में ही हैं। पीछे खड़ी बोली की कविता का प्रचार बढ़ने पर बहुत सी रचना उन्होंने खड़ी बोली में भी की, जैसे अमलतास, वसंत वियोग, स्वदेशी कुंडल, नए सन का स्वागत, नवीन संवत्सर का स्वागत इत्यादि। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पूर्ण जी हैं, इन्होंने कई कविताएं लिखी हुई, जैसे आपको ध्यान रखना है संग्राम निंदा, ठीक है? और इसके बाद परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाने की जो संभावना है, अमलता, वसंत वियोग, स्वदेशी कुंडल, खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये किसकी कविताएँ? नए सन का स्वागत, ये देखिए ऐसा लग रहा है कि वर्तमान में किसी जैसे हम नए वर्ष के आगमन का स्वागत करते हैं और हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर नए सन यानी कि 1910 का किस तरीके से इन्होंने स्वागत किया है। नवीन संवत्सर 1967 का स्वागत, ठीक है? तो ये सब आप रचनाओं का ध्यान ज़रूर करिए कि पूर्ण द्वारा लिखी गई रचनाएँ। आगे उन्होंने स्वदेशी, देशोद्धार आदि पर अधिकांश रचनाएँ इतिवृत्तात्मक पदों के रूप में की। वसंत वियोग बहुत बड़ी कविता है, जिसमें कल्पना अधिक सचिष्ट मिलती है। उसमें भारत भूमि की कल्पना एक उद्यान के रूप में की गई है। प्राचीन काल में यह उद्यान सत्व गुण प्रधान तथा प्रकृति की सारी विभूतियों से संपन्न था और इसके माली देवतुल्य थे। पीछे मालियों के प्रमाद और अनैक्य से उद्यान उजड़ने लगता है। यद्यपि कुछ यशस्वी महापुरुष जैसे विक्रमादित्य इत्यादि कुछ काल के लिए उसे संभालते दिखाई पड़ते हैं, पर उसकी दशा गिरती ही जाती है। अंत में उसके माली साधना और तपस्या के लिए कैलाश मानसरोवर की ओर जाते हैं, जहां आकाशवाणी होती है कि विक्रम की 20वीं शताब्दी में जब पश्चिमी शासन होगा, तब उन्नति का आयोजन होगा। तो ये आप विषय वस्तु देख रहे हैं कि बसंत वियोग जो है, इनकी एक खास रचना है और इसमें कल्पना का ज़्यादा समावेश है और भारत भूमि की कल्पना की गई है और एक उद्यान के रूप में की गई है। वैसे आप देखें कि भारत को भारत माता शब्द दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर
भारत भूमि को एक उद्यान के रूप में है कि जैसे उद्यान की देख-रेख कोई माली करता है और लेकिन जब माली के अंदर प्रमाद और कुछ करने की शक्ति नहीं बची रहती है, तो उद्यान धीरे-धीरे आप देखेंगे कि उजड़ने लगता है। ठीक है? उसी तरीके से ये देश भी है कि अगर नहीं लोगों ने ध्यान दिया तो धीरे-धीरे इसका पतन भी होने लगा। हालाँकि कुछ लोग थे जो कि उस पतन से बचाने का प्रयास किए जिनके लिए महापुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर एक कल्पना है पूर्ण जी की कि जो भारत भूमि है वो एक उद्यान की तरह है और जिस तरीके से उद्यान की रक्षा माली करता है, यहाँ की जनता, यहाँ के शासक, यहाँ के लोग। तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके की कविता है। मौका मिले तो आप लोग ज़रूर इसको पढ़ेंगे। आगे लिखते हैं कि अमलतास नाम की छोटी-सी कविता में कवि ने अपने प्रकृति निरीक्षण का भी परिचय दिया है। ग्रीष्म में जब वनस्थली के सारे पेड़-पौधे झुलसे से रहते हैं और कहीं प्रफुल्लता नहीं दिखाई देती, उस समय अमलतास चारों ओर फूल कर अपनी पीत प्रभा फैला देता है। आप लोगों ने शायद अमलतास ज़रूर देखा होगा और कई जगहों पर बड़े-बड़े कैंपस में मुझे याद आ रहा है कि शायद बीएचयू में कोई एक रोड जाता है, जिसके तरफ इसके पूरे पेड़ लगे हुए हैं और एक दौर आता है कि पूरा एकदम पीलापन ही दिखाई पड़ता है, ख़ास तौर से बसंत पंचमी के बाद इस तरीके का दृश्य हमने देखा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि मुझे याद आ रहा है। तो अमलतास ये अलग-अलग कैंपस में आप लोगों ने देखा होगा, चूँकि विद्यार्थी जीवन से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हम विश्वविद्यालयों को ही याद करेंगे उनके कैंपस को। बाकी अगर स्वच्छंद तरीके से कोई प्रकृति प्रेमी होगा और इस तरीके से लगाया होगा, तो वहाँ भी आपने देखा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अमलतास नाम की जो छोटी-सी कविता है, उसमें प्रकृति निरीक्षण किया गया है और ख़ास तौर से गर्मी में और जब वनस्थली के सारे पेड़ लू के कारण झुलसे हुए प्रतीत होते हैं और उसमें कहीं प्रफुल्लता या प्रसन्नता नहीं दिखाई पड़ती है, तो उस समय जो अमलतास है, वो चारों तरफ अपनी प्रतिभा मतलब अपने फूलों के माध्यम से पीलापन के सौंदर्य को फैला देता है। तो ये कवि की दृष्टि है। हो सकता है कि बहुत लोग उस समय लू के कारण घर में छिपे रहें कि लू ना लग जाए, लेकिन कवि जो है, उसने काफ़ी सूक्ष्मता से और गंभीरता से उस प्रकृति को कैच करने की कोशिश की है, पकड़ने की कोशिश की है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि इससे कवि भक्ति के महत्व का संकेत ग्रहण करता है। अब क्या है वो आगे हम देखते हैं। देख तब वैभव द्रुमकुल संत विचारा उसका सुखद निदान करे जो विषम काल को मंद गया उस सामग्री पर ध्यान रंगा निज प्रभु ऋतुपति के रंग द्रुमों में अमलतास तू भक्त इसी कारण निदाघ प्रतिकूल दहन में तेरे रहा अशक्त। तो ऐसा लग रहा है कि अमलतास में जो कवि है, एक तरीके से मानवीकरण अलंकार को देख रहा है कि जैसे मनुष्य तपस्या साधना करता है विषम परिस्थितियों में, वैसे ही लग रहा है कि अमलतास जो है, वो भीषण गर्मी में भी अपने सौंदर्य को, अपने तपस्या को, अपनी साधना को प्रस्तुत कर रहा है। तो ये कवि के देखने का दृष्टिकोण है। आगे लिखते हैं कि पूर्ण जी की कविताओं का संग्रह पूर्ण संग्रह के नाम से प्रकाशित हो चुका है। उनकी खड़ी बोली की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। नंदनवन का सुना नहीं है किसने नाम, मिलता है जिसमें देवों को भी आराम, उसके भी बासी सुखरासी, उग्र हुआ यदि उनका भाग, आकर के इस कुसुमाकर में करते हैं नंदन रुचि त्याग। तो ये देखिए खड़ी बोली, एक तरफ ये ब्रज भाषा में लिख रहे हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि खड़ी बोली में भी कविताएं लिखी जा रही हैं। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल को इन कवियों के बारे में लिखना पड़ा कि दो रंगी कवि थे। इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिए, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ और बदलते हुए पैटर्न में आ सकता है एक क्वेश्चन और ढेर सारे क्वेश्चन बनाने वाले और कोचिंग पढ़ाने वाले लोग धराशायी हो जाएंगे। एक ही शब्द है जो कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से एक ही समय में कवि भाषा के रूप में और विषय वस्तु के रूप में दो-दो तरीके की चीज़ों को अपना रहे हैं। एक तरफ प्रकृति वर्णन लिख रहे हैं, दूसरी तरफ वो देश की समस्याओं को जोड़कर भी कविताएँ लिख रहे हैं। आगे बात करते हैं, है उत्तर में कोट शैल सम तुंग विशाल, विमल सघन हिमवल ललित ध्वलित सब काल। हे नर दक्षिण इसके दक्षिण पश्चिम पूर्व है अपार जल से परिपूरित कोश अपूर्व पवन देवता गगन पंथ से सुगन घटों में लाकर नीर सींचा करते हैं यह उपमन करके सदा कृपा गंभीर। तो ये प्रकृति चित्रण आप देख रहे हैं।
कर देते हैं बाहर भुनगों का परिवार, तब करते हैं कीश उदुम्बर का आहार। पक्षी गृह विचार तरुगण को नहीं हिलाते हैं गजवृंद, हंस भृंग हिंसा के भय से छाते नहीं बंद अरविंद। धेनुवत्स जब छक जाते हैं पीकर क्षीर, तब कुछ दुहते हैं गौओं को चतुर अहीर। लेते हैं हम मधुकोशों से मधु जो गिरे आप ही आप, मक्खी तक निदान इस स्थल की पाती नहीं कभी संताप। तो बसंत वियोग से ये सभी पंक्तियां ली गई हैं और जैसा कि बताया कि बसंत वियोग इनका बहुत बड़ा ग्रंथ रहा है और इसमें काल्पनिक तरीके से प्रकृति का चित्रण किया गया और यही नहीं बल्कि भारत भूमि को एक उद्यान के रूप में स्थापित किया गया है। तो क्या-क्या लोगों का योगदान रहा है ये बड़ा ही सूक्ष्म तरीके से यहाँ पर पूर्ण जी ने देखा है। आगे भी है, सरकारी कानून का रखकर पूरा ध्यान कर सकते हो देश का सभी तरह कल्याण देश का कर सकते हो। करके कुछ उद्योग सोग सब हर सकते हो। जो हो तुम में जान आपदा भारी सारी हो सकती है दूर, नहीं बाधा सरकारी। तो सरकारी आज के सरकार के बारे में ये बात नहीं की गई है, उस जमाने में जो जिस राजभक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका जिक्र यहाँ पर पूर्ण जी ने किया हुआ है। अगले कवि हैं पंडित नाथूराम शर्मा। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इनका जन्म संवत 1916 में और मृत्यु 1979 में हुई। वे अपना उपनाम शंकर रखते थे, यानी कि इनका आप देख रहे हैं कि नाथूराम नाम है लेकिन ये शंकर उपनाम से लिखा करते थे। और संयोग से जब मैं आपसे विशेष चर्चा कर रहा हूँ तो आज महाशिवरात्रि भी है। तो नाथूराम शर्मा शंकर उपनाम से लिखते थे और पद्य रचना में अत्यंत सिद्धहस्त थे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र के वे साथियों में थे और उस समय के कवि समाजों में बराबर कविता पढ़ा करते थे। हालांकि प्रताप नारायण मिश्र को हम भारतेंद्र युग में देखते हैं, लेकिन हो सकता है कि कई बार एज ग्रुप अलग-अलग एज ग्रुप में भी दोस्ती हो जाती है। बड़े उम्र की, छोटे उम्र के लोगों से भी दोस्ती हो जाती है। तो नाथूराम शर्मा उस समय हो सकता है कि थोड़ा कम उम्र के रहे होंगे, तो वो प्रताप नारायण मिश्र के साथियों में थे और उस समय जो कवि समाज थे उसमें बराबर वो जाया करते थे। समस्या पूर्ति के वे बड़े ही सटीक और सुंदर करते थे। जो समस्या पूर्ति भारतेंदु युग में एक खास विशेषता थी समस्या पूर्ति, जिसके लिए अंबिका दत्त व्यास का नाम आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो उसके लिए भी नाथूराम शर्मा जाने जाते थे। वे बड़ी ही सटीक और सुंदर करते थे समस्या पूर्ति, जिनसे उनका चारों ओर पदक, पगड़ी, दुशाले आदि से सत्कार होता था। ये देखिए पुरस्कृत करने का एक ढंग, जैसे वर्तमान समय में हम देखते हैं कि वक्ता, मुख्य वक्ता, बीज वक्ता इत्यादियों का सम्मान किया जाता है, वैसे ही नाथूराम शंकर शर्मा जहां भी जाते थे समस्या पूर्ति प्रधान कविताएं करते थे, जिसके एवज में उनको पदक, पगड़ी, दुशाले आदि से उनको पुरस्कृत किया जाता था। कवि व चित्रकार, काव्य सुधाधर, रसिक मित्र आदि पत्रों में उनकी अनूठी पूर्तियां और ब्रज भाषा की कविताएं बराबर निकला करती थी। देखिए समस्या पूर्ति को लेकर भी एक आप पीएचडी का टॉपिक बना सकते हैं कि जैसे भारतेंद्र युग में समस्या पूर्ति का पैटर्न क्या था या फिर द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का पैटर्न क्या था। क्या आज भी समस्या पूर्ति प्रधान कविताएं लिखी जा रही हैं या फिर अब वो खत्म हो चुकी हैं। तो पीएचडी का एक टॉपिक बनाया जा सकता है। थोड़ा सा ये आपके लिए मौलिक टॉपिक हो सकता है, आपको पढ़ना पड़ेगा इसके बाद ही आप, लेकिन एक अच्छा काम रहेगा। तो यहाँ पर कुछ पत्रिकाओं का नाम बताया गया है। कवि व चित्रकार, आप देख रहे हैं एक तो कवि ऊपर से चित्रकार, तो इन दोनों पेशों को यहाँ पर जोड़कर पत्रिका निकाली जाती थी, आपको ध्यान में रखना है। काव्य सुधाधर, ठीक है, फिर रसिक मित्र, इन पत्रों में नाथूराम शर्मा के समस्या पूर्ति छपा करती थी। आगे लिखते हैं कि छंदों के सुंदर नपे तुले विधान के साथ ही उनकी उद्भावनाएं भी बड़ी अनूठी होती थी। वियोग का यह वर्णन देखिए। शंकर नद नद नदीसन के नीरन की भाप बन अंबर ते ऊंची चढ़ जाएंगी। दोनों ध्रुव छोरन लव पल में पिघल कर घूम घूम धरनी धुरी सी बढ़ जाएगी। झारेंगे अंगारे ये तरन तारे तारापति, जारेंगे खमंडल में आग मर जाएगी। काहू विधि विधि की बनावट बचेगी नाही,
जो पैवा वियोगिनी की आह कढ़ जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नाथूराम जी ने जो वियोग वर्णन का यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, इसको हमने देखा कि किस तरीके से इसमें प्रकृति के साथ-साथ वियोग रस इसमें दिखाई पड़ रहा है। आगे लिखते हैं कि पीछे खड़ी बोली का प्रचार होने पर वे उसमें भी बहुत अच्छी रचना करने लगे, नाथूराम शर्मा। उनकी पदावली कुछ उदंडता लिए हुए होती थी। इसका कारण यह है कि उनका संबंध आर्य समाज से रहा, जिसमें अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के उग्र विरोध की प्रवृत्ति बहुत दिनों तक जागृत रही। उसकी अंतर्वृत्ति का आभास उनकी रचनाओं में दिखाई पड़ता है। गर्भरंडा रहस्य नामक एक बड़ा प्रबंध काव्य उन्होंने विधवाओं की बुरी परिस्थिति और देव मंदिरों के अनाचार आदि दिखाने के उद्देश्य से लिखा था। आप देखिए यहाँ पर गर्भरंडा रहस्य जो बड़ा प्रबंध काव्य है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसको आप लोगों ने देखा भी होगा, यहाँ पर आपको नोट भी कर लेना है अपने कॉपी में कि गर्भरंडा रहस्य में नाथूराम शंकर शर्मा ने विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों में जो अनाचार किए जा रहे थे, दुर्व्यवहार किए जा रहे थे, दुराचार किए जा रहे थे, उसका उन्होंने बड़ा ही अच्छा वर्णन किया हुआ है, गर्भरंडा रहस्य, ठीक है ना? तो इस रचना को ज़रूर ध्यान में रखिए। उसका एक पद्य यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, देखते हैं। फैल गया हुड़दंग होलिका की हलचल में, फूल-फूल का फाग फला महिला मंडल में, जननी भी तज लाज बनी ब्रजमक्खी सबकी, पर मैं पिंड छुड़ाए जवनिका में जा दबकी। ठीक है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उस ज़माने में जो विधवाओं की स्थिति थी या फिर देव मंदिरों में, कहा जाता था कि मंदिर बहुत सेफ जगह है, लेकिन वहाँ पर भी दुराचार, दुर्व्यवहार होता है और बहुत सारे बाबाओं के बारे में आपने सुना भी होगा। आजकल बहुत सारे बाबा जेल में भी हैं और कई बार देखा जाता है कि बाबाओं ने पर्दे के पीछे बहुत सारे अनाचार भी किए हुए हैं। तो हर समय में इस तरह की घटनाएँ होती रही हैं। जहाँ पर नाथूराम शर्मा को जैसा दिखाई पड़ा, उन्होंने गर्भरंडा रहस्य नामक प्रबंध काव्य में इसका उल्लेख किया हुआ है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि फबतियाँ और फटकार इनकी कविताओं की एक विशेषता है। ये कथन अगर पूछ लिया जाए कि किसके संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा हुआ है, तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक गंभीरता से इस वीडियो लेक्चर को सुना होगा, वो तुरंत बता देंगे, नाथूराम शंकर शर्मा के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि फबतियाँ और फटकार इनकी कविताओं की एक विशेषता है। फैशन वालों पर कही हुई ईश गिरिजा को छोड़ी इशू गिरिजा में जाए वाली प्रसिद्ध फबती इन्हीं की है। अब आप ध्यान रखिए कि ये पंक्ति मान लीजिए आ जाती है, तो तुरंत आप बता देंगे कि नाथूराम शर्मा शंकर ने इस चीज को लिखा हुआ है। पर जहाँ इनकी चित्तवृत्ति दूसरे प्रकार की रही है, वहाँ की उक्तियाँ बड़ी मनोहर भाषा में है। यह कवित ही लीजिए। और जहाँ पर ये फटकार नहीं करते थे या फिर दूसरे तरीके की उक्ति होती थी, तो इनकी भाषा बदल भी जाती है, मनोहर हो जाती थी। तो एक उदाहरण हम देख लेते हैं। तेज न रहेगा तेजधारियों का नाम को भी, मंगल मयंक मंद मंद पड़ जाएंगे, मीन बीन मारे मर जाएंगे सरोवर में, डूब डूब शंकर सरोज सड़ जाएंगे, चौंक चौंक चारों ओर चौकड़ी भरेंगे मृग, खंजन खिलाड़ियों के पंख झड़ जाएंगे, बोलो इन अखियों की होड़ करने को अब कौन से अड़ीले उपमान अड़ जाएंगे। तो पंक्तियां आप देख रहे हैं कि जबरदस्त तरीके की हैं, पूरा पूछने लायक है पंक्तियां कि ये किसकी हैं। इसमें कहीं न कहीं प्रकृति के साथ जो अ, फटकार है, फबतियाँ हैं, सावधान अलर्ट करने की जो एक इसमें चेतावनी दिखाई पड़ रही है, वो चीज़ आप समझ चुके होंगे। आगे के जो कवि हैं उनका नाम है पंडित गया प्रसाद शुक्ल सनेही। जैसे हमने शंकर उपनाम देखा पीछे, अब यहाँ पर सनेही नाम भी आ जाता है और पूछा भी जाता है कि किसका उपनाम है, तो आपको ध्यान में रखना है गया प्रसाद शुक्ल का उपनाम है सनेही। शुक्ल जी लिखते हैं, ये हिंदी के एक बड़े ही भावुक और सरस हृदय कवि हैं। शुक्ल जी को लिखना ही पड़ा कि गया प्रसाद शुक्ल सनेही। जाहिर सी बात है कि जब उपनाम सनेही है, तो उस कवि का संबंध हृदय से होगा, ठीक है? कई कवियों का नाम विद्रोही भी है, आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन यहाँ पर सनेही नाम से उपनाम से ये लिखते हैं। जाहिर सी बात है कि हिंदी के एक बड़े ही भावुक और सरस हृदय कवि रहे होंगे। ये पुरानी और नई दोनों चाल की कविताएं लिखते थे। अब पुरानी और नई का मतलब, पुरानी का मतलब जो पुरानी काव्य धारा थी, परंपरा से चली आ रही थी,
और नई का मतलब अपने समय, अपने देश काल वातावरण के हिसाब से भी कविताएं लिख रहे थे। इनकी बहुत सी कविताएं त्रिशूल के नाम से निकली हैं। ये भी सवाल खूब पूछा जाता है कि त्रिशूल के नाम से किसकी कविताएं छपा करती थी। तो विकल्प में कई बार सनेही रहता है, कई बार पूरा रहता है, या फिर कई बार इतना ही दूर रहता है, गया प्रसाद शुक्ल ही रहता है। तो आप ध्यान में रखिए, त्रिशूल के नाम से गया प्रसाद शुक्ल सनेही कविताएं लिखा करते थे। उर्दू कविता भी इनकी बहुत ही अच्छी होती है। इनकी पुरानी ढंग की कविताएं रसिक मित्र, काव्य सुधानिधि और साहित्य सरोवर आदि में बराबर निकलती रही। अब आप देख रहे हैं कि उस जमाने की जो पत्रिकाएं निकलती थी, उन पत्रिकाओं के शीर्षकों से ही पता चलता था कि वो पत्रिका का नेचर क्या रह सकता होगा या विषय वस्तु क्या रही होगी। तो रसिक मित्र, काव्य सुधानिधि और साहित्य सरोवर आदि में बराबर इनकी कविताएं प्रकाशित होती थी। पीछे इनकी प्रवृत्ति खड़ी बोली की ओर हुई। इनकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हैं, प्रेम पच्चीसी, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन। तो आप देख रहे हैं कि खड़ी बोली में भी कविताएं लिखना शुरू किए, एक तरफ ब्रज भाषा में। जब वो भावुक और सरस कविताएं लिख रहे थे, तो थोड़ा उसमें ब्रज भाषा का प्रभाव था। लेकिन कुछ कविताएं इन्होंने उर्दू में भी लिखी और आगे चलकर देश काल वातावरण के हिसाब से खड़ी बोली को भी इन्होंने कविता का माध्यम बनाया और 3 पुस्तकें यहाँ पर लिखित की गई हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, जिसमें आप देख रहे हैं प्रेम पच्चीसी, कुसुमांजलि और कृषक क्रंदन। जरूर ध्यान में रखिए, किसी भी पैटर्न पर सवाल पूछा जा सकता है। मान लीजिए बीपीएससी ट्री के आधार पर सवाल पूछ लिया जाए कि उपरोक्त में से गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की कौन कौन से रचनाएं हैं, तो इन तीनों का नाम दे देगा और ऑप्शन में चौथा और पांचवा दे देगा कि उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस तरीके से भी अब पैटर्न बन रहे हैं। तो हर तरीके से आप देखिए, इसके पहले मैंने आप सभी का ध्यान आकर्षित करवाया था कि प्रेम शब्द को लेकर बहुत कविताएं लिखी गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा, उनके समकालीनों ने भी कुछ लिखा और इस तरीके के शीर्षक अभी चल ही रहे हैं। तो प्रेम पच्चीसी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि किसके द्वारा लिखा गया है। राम गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्वारा लिखा गया। और बाकी इन दोनों रचनाओं को खास तौर से कृषक क्रंदन, इसके पहले मैंने एक और कवि के बारे में बतलाया था जो कि क्रंदन नाम से कविताएं लिखते थे, मतलब उनकी कविताओं का नाम था क्रंदन। आपके लिए होमवर्क है ताकि मुझे ये पता चले कि आप लोग पीछे का भी याद रखते हैं या भूल जाते हैं। तो कृषक क्रंदन सनेही जी का है, लेकिन क्रंदन किसी और का है। हमारे जो गंभीर विद्यार्थी होंगे जरूर कमेंट करेंगे। तो शुक्ल जी ने लिखा कि इस मैदान में भी इन्होंने अच्छी सफलता पाई, यानी जब ये खड़ी बोली में कविताएं लिखे तो वहां भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। एक पद्य नीचे दिया जाता है, तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ, तू है महासागर अगम मैं एक धारा क्षुद्र हूँ, तू है महानद तुल्य तो मैं एक बूंद समान हूँ, तू है मनोहर गीत तो मैं एक उसकी तान हूँ। तो कविता बड़ी अच्छी लगी, आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। और तुलना की गई है, देखा जाए तो यहाँ पर स्थूल और सूक्ष्म, यहाँ पर कहा गया गगन विस्तीर्ण है तो ये उसका एक तारा के रूप में है। अगर महासागर है तो ये एक धारा के रूप में है। महानद है तो ये एक बूंद के समान है। कितनी बड़ी बात कही जा रही है, एक तरफ एक बड़े दृश्य की बात की जा रही है, एक तरफ छोटे। मनोहर गीत है तो ये उसका एक तान है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि हर चीज एक दूसरे से मिलकर बनी हुई है। अगर आकाश की सुंदरता है तो तारों की वजह से, बाकी धार अगर महासागर है तो अलग अलग धाराएं आकर उसमें जुड़ी हैं, तब वो महासागर बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का, आपने देखा। त्रिशूल आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि इस नाम से कविताएं लिखा करते थे। आगे और देखते हैं, जो कवि हैं उनका नाम है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी से भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक आध क्वेश्चन तो रहता ही। इनके बारे में शुक्ल जी लिखते हैं, त्रिपाठी जी का नाम भी खड़ी बोली के कवियों के में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। भाषा की सफाई और कविता के प्रसाद गुण पर इनका बहुत जोर रहता है। काव्य भाषा में लाघव के लिए कुछ कारक चिन्हों और संयुक्त क्रियाओं के कुछ अंतिम अवयवों को छोड़ना भी, जैसे कर रहा है के स्थान पर कर रहा या करते हुए के स्थान पर करते, ये ठीक नहीं समझते। आप देख रहे हैं कि जहां महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी भाषा और साहित्य को व्याकरण सम्मत बना रहे थे, वहीं रामनरेश त्रिपाठी भी कुछ इसमें दिमाग लगा रहे थे, जिसे कारक चिन्हों या फिर संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग करना। और शुक्ल जी ने लिखा कि भाषा की सफाई और कविता के प्रसाद गुण पर इनका जोर रहता था। मान लीजिए इतना दूर ये कथन आ जाए तो लगेगा कि ये कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी
के लिए ही हो सकता है। लेकिन ये कथन किसके बारे में? ये कथन आप देख रहे हैं राम नरेश त्रिपाठी के बारे में। ये चकमा देने वाला तथ्य यहाँ पर है, आप समझ गए होंगे। कार्य क्षेत्र में जिस स्वाभाविक स्वच्छंदता यानी रोमांटिसिज्म का आभास पंडित श्रीधर पाठक अ, ने दिया था, उसके पथ पर चलने वाले द्वितीय उत्थान में त्रिपाठी जी दिखाई पड़े। यानी कि आपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था कि स्वच्छंदता का पहले पहल अगर रूप दिखाई पड़ता है या फिर पहले कवि माने जा सकते हैं, तो श्रीधर पाठक माने जाते हैं। और उन्हीं का अनुसरण करते हुए द्वितीय उत्थान में रामनरेश त्रिपाठी ने भी कविताएं लिखी, जिसमें मिलन, पथिक और स्वप्न नाम के इनके 3 खंड काव्यों में इनकी कल्पना ऐसे मर्म पथ पर चलती है, जिस पर मनुष्य मात्र का हृदय स्वभावतः ढलता आया है। तो यहाँ पर आपको परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है कि मिलन, पथिक और स्वप्न, ठीक है? ये तीनों ग्रंथ जो हैं खंड काव्य हैं। ये प्रायः पूछा जाता है एग्जाम में कि किस टाइप के ये काव्य हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि खंड काव्य हैं और इसमें कल्पना का समावेश है और मनुष्य मात्र का हृदय इसमें दिखाई पड़ता है, स्वभावतः ढलता आया है। आप देख रहे हैं कि वही बात है कि आप मिलते हैं, रास्ता तैयार करते हैं और फिर एक स्वप्न अपना निर्धारित करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर हैं, देखा जाए तो हमारा मिलन हुआ है, फिर हम एक रास्ते पर चल रहे हैं और हमारा सपना है। सभी का अलग-अलग सपना है। किसी का है कि उसको जेआरएफ निकाल लेना है, किसी का है कि वो सक्सेस हो जाए, नौकरी ले ले, प्रवक्ता बन जाए, किसी का कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए, किसी का है कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो ये है क्रम है, मिलते हैं, रास्ता बनाते हैं, फिर स्वप्न देखते हैं। तो इस तरीके से भी आप जोड़कर रख सकते हैं। हालाँकि इतने तथ्य हैं कि आप अगर कुछ अपना अलग फ़ॉर्मूला नहीं बनाएँगे, तो बोर होने लगेंगे और फिर कई बार मन भी नहीं लगता है। तो कुल मिलाकर मन लगेगा, आप एक लाइन में याद रखिए कि मिलन, पथिक और स्वप्न एक खंड काव्य है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं के भीतर न बंधकर अपनी भावना के अनुकूल स्वच्छंद संचरण के लिए कवि ने नूतन कथाओं की उद्भावना की है। यानी कि रामनरेश त्रिपाठी ने ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं के भीतर अपने को बाँधने का प्रयास नहीं किया, जिसको कि हम क्या बोल रहे थे? इतिवृत्तात्मकता। आपको मैंने बार-बार बताया था कि द्विवेदी युग की एक खास विशेषता थी इतिवृत्तात्मकता। यही है कि इसमें ऐतिहासिकता हो, पौराणिक कथाओं का समावेश हो, लेकिन रामनरेश त्रिपाठी श्रीधर पाठक को अपना एक तरीके से आदर्श मानते हुए आगे बढ़ते हैं और स्वच्छंद मार्ग को अपनाते हैं। इन प्रबंधों में नर जीवन जिन रूपों में ढालकर सामने लाया गया है, ये मनुष्य मात्र का मर्म स्पर्श करने वाले हैं तथा प्रकृति के स्वच्छंद और रमणीय प्रसार के बीच अवस्थित होने के कारण शेष सृष्टि से विच्छिन्न नहीं प्रतीत होते। अब इनकी कविताओं के केंद्र में क्या है? मनुष्य। मनुष्य के साथ-साथ प्रकृति भी। आगे लिखते हैं कि स्वदेश भक्ति की जो भावना भारतेंदु के समय में से चली आती थी, उसे सुंदर कल्पना द्वारा रमणीय और आकर्षक रूप त्रिपाठी जी ने ही प्रदान किया। तो मान लीजिए एक कथन आ सकता है कि भारतेंदु की कविताओं का सबसे ऊंचा स्वर था देशभक्ति। तो उसकी जो भावना चली आ रही थी परंपरा से, उसकी सुंदर कल्पना और रमणीय आकर्षक रूप त्रिपाठी जी ने ही प्रदान किया। त्रिपाठी जी के उपरोक्त तीनों काव्य देशभक्ति के भाव से प्रेरित हैं, चाहे वो मिलन हो, पथिक हो या स्वप्न हो। देशभक्ति का यह भाव उनके मुख्य पात्रों को जीवन के कई क्षेत्रों में सौंदर्य प्रदान करता दिखाई पड़ता है। कर्म के क्षेत्र में भी, प्रेम के क्षेत्र में भी। वे पात्र कई तरफ से देखने में सुंदर लगते हैं। देशभक्ति को रसात्मक रूप त्रिपाठी जी द्वारा प्राप्त हुआ, इसमें संदेह नहीं। वैसे आपने पढ़ा होगा, धर्म को लेकर इसी तरीके की बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा हुआ कि रसात्मक रूप है, ठीक है? आलम्बन का रसात्मक रूप है, कुछ इसी तरीके से कथन है। लेकिन ये कथन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि देशभक्ति को रसात्मक रूप त्रिपाठी जी द्वारा प्राप्त हुआ, इसमें संदेह नहीं। मान लीजिए ये सवाल आ जाए कि देशभक्ति को रसात्मक रूप यहाँ त्रिपाठी जी का हटाकर कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन किसके बारे में लिखा हुआ है? मान लीजिए यहाँ डैश दे दिया जाए, तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। लोगों को लगेगा कि ये गुप्त जी हो सकते हैं। लेकिन कौन है यहाँ पर? गुप्त जी नहीं है बल्कि त्रिपाठी जी हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसीलिए तो हमारे साथ आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। अंगुली पकड़ाकर एक-एक चीज़ हम बताने की कोशिश करते हैं कि आपको कैसे अलर्ट रहना है, कहाँ ध्यान रखना है। पढ़ने के लिए सब किताब आपके पास होगी, आप आराम से पढ़ सकते हैं। दूसरी जगह भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ के पढ़ने का मतलब है
कि आप आजीवन उस तथ्य को याद कर लेंगे मतलब समझ जाएँगे। तो देशभक्ति को रसात्मक रूप किससे प्रदान होता है? त्रिपाठी जी से, ऐसा मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। त्रिपाठी जी ने भारत के प्राय सब भागों में भ्रमण किया है। इससे इनके प्रकृति वर्णन में स्थानगत विशेषताएं अच्छी तरह आ सकी। इनके पथिक में दक्षिण भारत के रम्य दृश्यों का बहुत विस्तृत समावेश है। यानी पथिक जो है, इसमें सिर्फ उत्तर भारत की नहीं बल्कि दक्षिण भारत का भी जिक्र किया गया। वहां का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उसको भी दिखलाया गया है। इसी प्रकार इनके स्वप्न में उत्तराखंड और कश्मीर की सुषमा सामने आती है। यानी स्वप्न खंड काव्य आप पढ़ेंगे तो उसमें उत्तराखंड और कश्मीर, और ध्यान रखना है कि उस समय उत्तराखंड नाम का कोई राज्य नहीं था। ऐसे ही लोग बोलते थे उत्तराखंड, आज राज्य भी है। और मुझे कहने में अच्छा लग रहा है कि उत्तराखंड से भी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। एक बार मैं उत्तराखंड घूमने गया हूँ, ठीक है? तो मुझे याद आ गया उस एरिया को लेकर। तो स्वप्न में उत्तराखंड और कश्मीर की सुषमा का चित्रण किया गया है। प्रकृति के किसी खंड के संश्लिष्ट चित्रण की प्रतिभा इनमें अच्छी है। रामनरेश त्रिपाठी को आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से वर्णन किया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। सुंदर अलंकारिक साम्य खड़ा करने में भी इनकी कल्पना प्रवृत्त होती है, पर झूठे आरोपों द्वारा अपनी उड़ान दिखाने का वैचित्र्य खड़ा करने के लिए नहीं। तो यहाँ पर जो भी उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है, देखा है। ये नहीं कि फालतू में कल्पना इधर-उधर किया हुआ है, ऐसा नहीं है। कल्पना झूठे आरोपों द्वारा उड़ान करने का प्रयास नहीं किया है। यानी कि उसको महसूस किया है फिर लिखा हुआ है। तो इसी बहाने आप पथिक की विषय वस्तु क्या है, स्वप्न की विषय वस्तु क्या है, किन-किन क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, उसके बारे में आप समझ चुके होंगे। आगे हम चर्चा करते हैं। स्वप्न नामक खंड काव्य तृतीय उत्थान काल के भीतर लिखा गया है, जबकि छायावाद नाम की शाखा चल चुकी थी। इससे उस शाखा का भी रंग कहीं-कहीं उसके भीतर झलक मारता है। यानी कि जब स्वप्न लिखा जा रहा था, तो उसी समय कविता के क्षेत्र में छायावाद का नाम चल रहा था कि ये छायावादी कविताएं। तो उसका प्रभाव कहीं न कहीं स्वप्न पर दिखाई पड़ता है। अब आपके लिए प्रश्न कैसे बन जाएगा? पूछा जा सकता है कि रामनरेश त्रिपाठी की किस रचना में छायावाद का प्रभाव थोड़ा बहुत दिखाई पड़ता है? तो वो 3 ऑप्शन तो ऑलरेडी बन जाएगा कि ये मिलन है, पथिक है, स्वप्न है। तो आपको किसको ध्यान में रखना है? स्वप्न को। और ज़ाहिर-सी बात है कि छायावाद में ज़्यादातर कवि स्वप्न में ही खोए हुए थे। प्रकृति के लिए रहस्य, तमाम उसकी जो प्रवृत्तियाँ हैं, वो इसमें भी दिखाई पड़ती हैं। अब उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, किस तरीके से है। प्रिय की सुधि सी ये सरिताएँ, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं, किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं, प्रायः सुख संवाद सन्निहित। तो ऐसा लग रहा है कि रामनरेश त्रिपाठी की पंक्तियाँ नहीं है, कहीं ये पंत की पंक्तियाँ लग रही हैं, लेकिन आपको यहीं पर सावधानी रखना है। अतः उस काव्य को लेकर देखने से थोड़ी-थोड़ी इनकी सब प्रवृत्तियाँ झलक जाती हैं। उसके आरंभ में हम अपनी प्रिया में अनुरक्त वसंत नामक एक सुंदर और विचारशील युवक को जीवन की गंभीर वितर्क दशा में पाते हैं। एक ओर उसे प्रकृति की प्रमोदमयी सुषमाओं के बीच प्रियतमा के साहचर्य का प्रेम सुख लीन रखना चाहता है। दूसरी ओर समाज के असंख्य प्राणियों का कष्ट क्रंदन उसे उद्धार के लिए बुलाता जान पड़ता है। दोनों पक्षों के बहुत से सजीव चित्र बारी-बारी से बड़ी दूर तक चलते हैं। फिर उस युवक के मन में जगत और जीवन के संबंध में गंभीर जिज्ञासाएं उठती हैं। जगत के इस नाना रूपों का उद्गम कहाँ है? सृष्टि के इन व्यापारों का अंतिम लक्ष्य क्या है? यह जीवन हमें क्यों दिया गया है? इसी प्रकार के प्रश्न उसे व्याकुल करते रहते हैं और कभी-कभी वह सोचता है। और जब भी कोई प्रश्न व्याकुल करता है तभी आप सोचते हैं। आप अनावश्यक रूप से नहीं सोचते हैं। और कहा जाता है कि चाहे वो कवि हो, चाहे युवक हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे शिक्षक हो, सबके अंदर गंभीर जिज्ञासाएँ उठनी चाहिए, प्रश्न उठने चाहिए, तभी जीवन सार्थक होगा। और यहाँ पर प्रश्न उठे हैं। इसी तरह की अमित कल्पना के प्रवाह में मैं निःश्वासर बहता रहता हूँ, विमोहवश नहीं पहुँचता कहीं तीर पर, रात दिवस की बूंदों द्वारा तन घट से परिमित यौवन जल है निकला जा रहा निरंतर, यह रुक सकता नहीं एक पल।
तो ये पंक्तियां आप ध्यान में रखिए, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई हैं। कभी कभी उसकी वृत्ति रहस्योन्मुख होती है। वह सारा खेल खड़ा करने वाले उस छिपे हुए प्रियतम का आकर्षण अनुभव करता है और सोचता है कि मैं उसके अन्वेषण में क्यों न चल पड़ूं, उसकी खोज में। अन्वेषण का मतलब खोज में। उसकी प्रिया सुमना उसे दिन रात इस प्रकार भावनाओं में ही मग्न और अव्यवस्थित देखकर कर्म मार्ग पर स्थिर हो जाने का उपदेश देती है। और उपदेश आपने देखा कि रत्नावली ने भी दिया था तुलसीदास को। और यहाँ पर और अक्सर जो प्रिया होती हैं, प्रियतमा होती हैं, अब वो उपदेश ही देती हैं। आप अपने विद्यार्थी जीवन को याद कीजिए, अपने वैवाहिक जीवन को याद कीजिए, और वृद्धावस्था को भी याद करेंगे तो उपदेश आपको मिलता ही रहेगा। और शायद मम्मट ने इसीलिए लिखा, कांता समेत उपदेश युजे, कविता लिखने का एक एक उसमें उन्होंने काव्य प्रयोजन बतलाया। तो कौन कहता है कि हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं? हम इस इतिहास के माध्यम से काव्य शास्त्र भी पढ़ ले रहे हैं, व्याकरण भी पढ़ रहे हैं, और अपने रोमांटिक जीवन को भी याद कर ले रहे हैं। तो उपदेश क्या है? सेवा है महिमा मनुष्य की, न कि अति उच्च विचार द्रव्य बल, मूल हेतु रवि के गौरव का है, प्रकाशहीन की उच्च स्थल, मन की अमित तरंगों में तुम खोते हो इस जीवन का सुख। तो जाहिर सी बात है, कई बार कोई अगर आपके जीवन में ना हो उपदेश देने वाला, तो जीवन अधूरा लगता है। बड़ा जरूरी है इस तरीके से उपदेशात्मक बातें कहने वाले का। आगे बात करते हैं। इसके उपरांत देश पर शत्रु चढ़ाई करता है और राजा उसे रोकने में असमर्थ होकर घोषणा करता है कि प्रजा अपनी रक्षा कर ले। इस पर देश के झुंड युवक निकल पड़ते हैं और उनकी पत्नियां और माताएं गर्व से फूली नहीं समाती। ऐसा लग रहा है कि हम आदिकाल की रचनाओं को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि भल्ला हुआ जो महारिया महारा कंतु। यहाँ पर भी है कि राजा चढ़ाई करता है और साथ में झुंड झुंड में युवक निकल पड़ते हैं, और युवक निकलते हैं तो उनकी पत्नियां और माताएं निराश नहीं होती हैं, बल्कि गर्व से फूली नहीं समाती। यानी कि वो तत्कालीन जब द्विवेदी युग चल रहा है, तो हमारे देश में स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई भी चल रही है। तो कहीं न कहीं जो कवि है अपने देश काल वातावरण से प्रभावित है, और पूरा जो जनता का जो एक तरीके से भाव है उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। केवल नेता ही देश को स्वाधीन कराने के लिए नहीं चल रहे हैं, बल्कि जनता के मन में भी है कि अब इस शासन को उखाड़ के फेंकना है। और जानते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता बहुत कुछ है। देश की इस दशा से वसंत को घर में पड़ा देख उसकी पत्नी सुमना को अत्यंत लज्जा होती है। ठीक वैसे ही जैसे मैंने आदिकाल की एक पंक्ति बोली थी, उसमें भी वो बोलती है कि बहुत अच्छा हुआ कि मेरा पति मारा गया, नहीं तो अगर भाग कर आता तो हमारी सखियां कहती कि ये बहुत डरपोक था, इसका पति बहुत डरपोक था। अब मैं गर्व से कहती हूँ कि वो अपने अपने देश के लिए, उस जमाने में देश का कॉन्सेप्ट बहुत छोटा था, इसीलिए आदिकाल की खास विशेषता है संकुचित राष्ट्रीयता। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। यहाँ पर सुमना अत्यंत लज्जा होती है, क्योंकि बसंत जो है वो घर में पड़ा हुआ है और बाकी युवक स्वाधीनता के लिए निकल चुके हैं। कितना इसमें ओज आपको दिखाई पड़ा इस तरह की कविताएं सुनकर। जो घर में घुसा रहता था वो भी बाहर निकल जाता था। ठीक जैसे आप इस वीडियो लेक्चर को सुनने के बाद अगर अपनी कॉपी किताब कहीं चिपका के रखे होंगे तो निकाल के पढ़ना शुरू कर देंगे कि नहीं, जब इतने अच्छे से कोई पढ़ा रहा हो, गार्जियन के तौर पर पढ़ा रहा हो, तो हमें क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। जब कुछ व्यक्ति न ले रहा है, केवल दे रहा है, तो उसको लेना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, और सम्मान को सफलता में बदलना चाहिए। ये सारी चीजें सुमना को बिल्कुल ध्यान में रखिए, कितना वो अलर्ट महिला रही होगी। और वह अपने पति से स्वदेश के इस संकट के समय शस्त्र ग्रहण करने को कहती है। बहुत कम स्त्रियां होती हैं जो इस तरीके से कहते हैं कि देश की रक्षा के लिए आप उसमें जाइए, बॉर्डर पे जाइए। हालांकि बॉर्डर पे जो हैं बेचारे किसान मजदूर और निम्न परिवार के लोग, या फिर मैं ये कहूँ कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं वही जाते हैं। बाकी तो उद्योगपति, नेता, इन लोगों को तो केवल बड़ी बड़ी बातें ही करना रहता है। तो यहाँ पर पति से स्वदेश के इस संकट के समय में कष्ट ग्रहण करने के लिए सुमना कहती है। जब वह देखती है कि उसका पति उसी के प्रेम के कारण नहीं उठता है, तब वह अपने को ही प्रिय के कर्तव्य पथ का बाधक समझती है। ये कितनी बड़ी बात है, अंडरस्टैंडिंग है कि उसको लग रहा है कि ये मेरे वजह से नहीं जा रहा है लड़ने। क्या मतलब इसके कर्तव्य पथ में मैं बाधा हूँ? वह सुनती है कि एक रुग्णा वृद्धा यह देखकर कि उसका पुत्र उसी की सेवा के ध्यान से युद्ध पर नहीं जाता है, अपना प्राण त्याग कर देती है। अंत में सुमना को अपने को वसंत के सामने से हटाना ही
स्थिर करती है और चुपचाप घर से निकल पड़ती है। वह पुरुष वेश में वीरों के साथ सम्मिलित होकर अत्यंत पराक्रम के साथ लड़ती है। अब देखिए, हमने रानी बाई लक्ष्मीबाई को तो सुना होगा, लेकिन सुमना एक काल्पनिक जो यहाँ पर पात्र है, रामनरेश त्रिपाठी ने कैसे महिलाओं को भी स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ा हुआ है। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे गांधी जी का जो प्रभाव दिखाई पड़ता है कि उन्होंने पुरुषों को तो जोड़ा, साथ में महिलाओं को भी जोड़ा। सुमना उसी का एक प्रतीक है यहाँ पर। उधर वसंत वियोग में वियोग उसके वियोग में उधर बसंत उसके वियोग में मतलब सुमना के वियोग में प्रकृति के खुले क्षेत्र में अपनी प्रेम वेदना की पुकार सुनाता फिरता है, पर सुमना उस समय प्रेम क्षेत्र से दूर थी। अब तो वो घर छोड़कर चली गई है, देश की आजादी में अपने को शामिल कर ली है, लेकिन जो वसंत है वो उसके वियोग में है और अपनी प्रेम वेदना की पुकार सुना रहा है। कैसे? अर्ध निशा में तारागण से प्रतिबिंबित अति निर्मल जलमय नील झील के कलित कूल पर मनोव्यथा का लेकर आश्रय नीरवता में अंतःस्थल का मर्म करुण स्वर लहरी में भर प्रेम जगाया करता था। वह विरही विरह गीत गागा कर भोजपत्र पर विरह व्यथा में अगणित प्रेम पत्र लिखकर डाल दिए थे उसने गिरि पर नदियों के तट पर वन पथ पर सुमना के लिए दूर थे ये वियोग के दृश्य कदम्बक और न विरही की पुकार ही पहुंच सकी उसके समीप तक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वसंत और सुमना के आपस में प्रेम तो रहता है, लेकिन देश के लिए वो प्रेम को त्यागना भी पड़ता है। सुमना यहाँ पर एक स्टेप उठाई हुई है, आपने देखा। आगे लिखते हैं आचार्य शुक्ल कि अंत में वसंत एक युवक वास्तव में पुरुष वेश में सुमना के उद्बोधन से निकल पड़ता है और अपनी अद्भुत वीरता द्वारा सबका नेता बनकर विजय प्राप्त करता है। यानी कि वसंत भी स्वाधीनता आंदोलन में भागीदारी कर लेता है। राजा यह कहकर कि जो देश की रक्षा करे वही राजा, उसको राज्य सौंप देता है। उसी समय सुमना भी उसके सामने प्रकट हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अंत है वो सुखद है। स्वदेश भक्ति की भावना कैसे मार्मिक और रसात्मक रूप में कथा के भीतर व्यक्त हुई है, यह उपरोक्त सारांश द्वारा देखा जा सकता है। और आप लोगों ने स्वदेश भक्ति पर एक कहानी पढ़ी होगी प्रेमचंद की, ना, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। ठीक है, तो यूजीसी नेट के सिलेबस में वो कहानी लगी हुई है। तो उसमें स्वदेश प्रेम को कैसे प्रस्तुत किया गया है और यहाँ पर रामनरेश त्रिपाठी ने उसको कैसे प्रस्तुत किया है, किस तरीके से मार्मिकता को रखा है और रसात्मकता रखा है। अब आप वसंत और सुमना को बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि हाँ, मतलब कि इसके बारे में किस कवि ने लिखा है और किस तरीके से देशभक्ति के लिए सुमना प्रेम को त्याग देती है, अपना जो निजी प्रेम है उसको त्याग देती है। जैसा कि हम पहले कहा है, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल त्रिपाठी जी की कल्पना मानव हृदय के सामान्य मर्म पथ पर चलने वाली है। इनका ग्राम गीत संग्रह करना इस बात को और भी स्पष्ट कर देता है। आप जानते हैं कि रामनरेश त्रिपाठी ने ग्राम गीतों का संकलन किया हुआ है, ठीक है ना? तो ये भी स्पष्ट कर देता है कि वो मानव हृदय के सामान्य मर्म पथ को कितना अच्छे से पहचानते थे। ग्राम गीत को वही संकलित कर सकता है जो जिसका दिल गाँव में बसता हो, ठीक है? अतः त्रिपाठी जी हमें स्वच्छंदतावाद, रोमांटिसिज्म के प्रकृत पथ पर दिखाई पड़ते हैं। इनकी रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। चारु चंद्रिका से आलोकित विमलोदक सरसी के तट पर बौरगंध से शिथिल पवन में कोकिल का आलाप श्रवण कर और सड़क आती समीप है प्रमदा करती हुई प्रतिध्वनि हृदय द्रवित होता है सुनकर शशिकर छूकर यथा चंद्रमणि किंतु उसी क्षण भूख प्यास से विकल वस्त्र वंचित अनाथगण हमें किसी की छां चाहिए कहते चुनते हुए अन्न कण आ जाते हैं हृदय द्वार पर मैं पुकार उठता हूँ तत्क्षण हाय मुझे धिक है जो इनका कर न सका मैं कष्ट निवारण। अब आप देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। उन्होंने भी कहा कि हाय, वो भी धिक शब्द का प्रयोग करते हैं कि मैं मतलब कि इनका उद्धार नहीं कर सका। आपने राम की शक्ति पूजा में पढ़ा होगा और ऐसा लग रहा है कि ये अब समकालीन दौर के कवि से हो गए। भले रामनरेश त्रिपाठी को हम द्विवेदी युग में पढ़ रहे हैं, लेकिन छायावाद का प्रभाव थोड़ा बहुत यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है या फिर निराला जी से थोड़ा बहुत प्रभावित रहे होंगे। हाय मुझे धिक है जो इनका कर न सका मैं कष्ट निवारण। ये पंक्ति जरूर ध्यान में रखिए कि त्रिपाठी जी की। उमड़ घुमड़ कर जब घमंड से उठता है सावन में जलधर
हम पुष्पित कदम्ब के नीचे झूला करते हैं प्रतिवासर। तड़ित प्रभा या घन गर्जन से भय या प्रेमोदक प्राप्त कर वह भुजबंधन कस लेती है। यह अनुभव है परम मनोहर, किंतु उसी क्षण वह गरीबिनी अति विषाद में जिसके मुंह पर घुने हुए छप्पर की भीषण चिंता के हैं घिरे वारिधर, जिसका नहीं सहारा कोई, आ जाती है दृग के भीतर। मेरा हर्ष चला जाता है एक आह के साथ निकलकर। तो कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चिंता है इसमें इन पंक्तियों में। तो रामनरेश त्रिपाठी की ये पंक्तियाँ बिल्कुल इनको ध्यान में रखिए, जो कि स्वप्न से ली गई हैं, ये भी एक तथ्य है। आगे पथिक और फुटकल पंक्तियाँ भी ली गई हैं। पथिक से है, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। सिंधु विहंग तरंग पंख को फड़का कर प्रतिक्षण में है निमग्न नीत भूमि अंक के सेवन में रक्षण में। तो जो पथिक लोग होते हैं, उन लोगों का मन काफी चंचल होता है कि वो ये कर लें ऐसे-ऐसे। तो उसी दृश्य को यहाँ पर पंक्तियों के माध्यम से रामनरेश त्रिपाठी ने प्रस्तुत किया। फुटकल कुछ पंक्तियां हैं। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में, बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, मैं देखता तुझे था माशूक के बदन में। तो ये फुटकल पंक्तियां हैं रामनरेश त्रिपाठी। अगले कवि हैं जिनका नाम है स्वर्गीय लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन को आपने बिहारी और देव के प्रसंग में जरूर सुना होगा। वहां पर जो विवाद छिड़ा हुआ था, उसमें लाला भगवान दीन का नाम था, लेकिन ये कविताएं भी लिखते थे। इनके बारे में शुक्ल जी लिखते हैं, दीन जी के जीवन का प्रारंभिक काल उस बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ था जहां देश की परंपरागत पुरानी संस्कृति अभी बहुत कुछ बनी हुई है। उनका रहन सहन बहुत सादा और उनका हृदय सरल और कोमल था। उन्होंने हिंदी के पुराने काव्यों का नियमित रूप से अध्ययन किया था। इससे वे ऐसे लोगों से कुढ़ते थे जो परंपरागत हिंदी साहित्य की कुछ भी जानकारी प्राप्त किए बिना केवल थोड़ी सी अंग्रेजी शिक्षा के बल पर हिंदी कविताएं लिखने लग जाते थे। तो आप देख रहे हैं कि भगवान दीन का थोड़ा सा अलग स्वभाव रहा है। वो चाहते थे कि अपनी पुरानी परंपरा संस्कृति इन सबको ध्यान में रखा जाए। ये नहीं कि थोड़ा सा अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया तो फिर एकदम से मॉडर्न हो गए। इसके लिए वो थोड़ा सा कुढ़ते थे। कुढ़ना भी क्या एक भाव है। आप लोगों ने अपने जीवन में जरूर इस भाव को कभी न कभी महसूस किया होगा। बुंदेलखंड में शिक्षित वर्ग के बीच और सर्वसाधारण में भी हिंदी कविता का सामान्य रूप में प्रचार चला आ रहा है। ऋतुओं के अनुसार जो त्योहार और उत्सव रखे गए हैं, उनके आगमन पर वहां लोगों में अब भी प्राय वही उमंग दिखाई देती है। और बुंदेलखंड का एक ऐसा इलाका है जहाँ पर आप देखेंगे कि त्योहारों को लेकर कवियों ने खूब कविताएं की हुई हैं, ठीक है ना, जिसमें आपने पद्माकर इत्यादि का नाम दिमाग में रख लिया होगा। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, कई बार हम व्याकरण के तौर पर देखते हैं कि त्योहार शब्द कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिए, शुद्ध शब्द आप इसके बहाने देख लीजिए। विदेशी संस्कारों के कारण वो मारी नहीं गई है, मतलब कि जो भी यहाँ पर त्योहारों का जिक्र किया गया है, अपनी संस्कृति का जिक्र किया गया है, भले हम उस समय अंग्रेजी राज्य में थे या फिर विदेशी संस्कारों का प्रभाव दिखाई पड़ रहा था, लेकिन उतना वो उसका ह्रास नहीं हुआ। लाला साहब वही उमंग भरा हृदय लेकर छतरपुर से काशी आ रहे हैं। हिंदी शब्द सागर के संपादकों में एक वे भी थे। अब यहाँ से स्टार्ट है जो रामचंद्र शुक्ल की जो दोस्ती है, जो ग्रुप है कि श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और लाला भगवान ने जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखी जा रही थी, बाद में जो इतिहास ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हुआ, उसके संपादकों में लाला भगवान दीन भी थे। तो ध्यान में रखिए, पीछे हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक हुए। आप बीएचयू में जो पढ़ रहे होंगे, हालांकि मैं तो बीए का विद्यार्थी था तो हिंदी भवन में बहुत कम जा पाता था, लेकिन जो बच्चे एमए कर रहे होंगे वो जरूर कहीं बोर्ड वोर्ड पर देखेंगे कि लाला भगवान दीन का नाम है कि नहीं। अगर होगा तो आप क्रम संख्या जरूर बता दीजिएगा, जिससे कि आगे मैं आपके अनुभव के माध्यम से अपने बच्चों को जरूर बताऊं जो नए और जुड़ेंगे। और कभी मौका मिला और अच्छा सब कुछ रहा तो हिंदी भवन को भी देखने का मौका मिल सकता है। तो हिंदू विश्वविद्यालय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में हिंदी के अध्यापक भी हुए। और एक ट्रेंड था कि श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और लाला भगवान दीन, ये तीनों मित्र थे और तीनों वहां पर पहुंच गए। तो मित्रता भी आपकी सफलता में काफी रोल निभाती है, इस चीज को जरूर ध्यान में रखिए।
हिंदी साहित्य की व्यवस्थित रूप से शिक्षा देने के लिए काशी में उन्होंने एक साहित्य विद्यालय खोला, जो उन्हीं के नाम से अब तक बहुत अच्छे ढंग से चला जा रहा है। कविता में वे अपना उपनाम दीन रखते थे। तो दीन उपनाम से लिखते थे लाला भगवान दीन, और ये कविताएं तो लिखते ही थे, साथ में हिंदी विषय का साहित्य के रूप में, भाषा के रूप में कैसे विस्तार हो, विकास हो, उस पर काफी जोर देते थे। लाला जी का जन्म संवत 1923 में और मृत्यु संवत 1987 में हुई। 1930 में मतलब इनका देहांत हो गया था, सन 1930 में, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन इत्यादि चल रहा था, तो ये इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पहले वे ब्रज भाषा में पुराने ढंग की कविता करते थे। पीछे लक्ष्मी के संपादक हो जाने पर खड़ी बोली की कविताएं लिखने लगे। अब इसमें आप देख रहे हैं कि लक्ष्मी नाम की पत्रिका का उल्लेख बहुत कम होता है, लेकिन बदलते हुए पैटर्न में सवाल पूछा जाएगा कि लक्ष्मी पत्रिका के संपादक कौन थे, तो यहाँ पर अनुराग हिंदी एकेडमी में जो बच्चे अभी तक कंसंट्रेशन बनाकर रखे हुए हैं, वो निश्चित तौर पर परीक्षाओं में लीड कर जाएंगे, बढ़त बनाएंगे। तो लाला भगवान दिन ने किसका संपादन किया? लक्ष्मी का। और इसके पहले एक खास पत्रिका थी जिसका क्या नाम था? सरस्वती। तो क्या ये जाने अनजाने में पत्रिकाओं का नाम दिया गया है, या फिर कोई उद्देश्य रहा होगा? सरस्वती के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी, और द्विवेदी युग में ही एक पत्रिका छपती थी लक्ष्मी। इस चीज को ध्यान में रखिए। आगे लिखते हैं कि खड़ी बोली में उन्होंने वीरों के चरित्र लेकर बोलचाल की कड़कड़ाती भाषा में जोशीली रचना की है। खड़ी बोली की कविताओं का तर्ज उन्होंने प्राय मुंशियाना ही रखा है। वह या छंद भी उर्दू के रखते थे, और भाषा चलते अरबी फारसी शब्द भी लाते थे। इस ढंग के उनके 3 काव्य निकले हैं: वीर छत्राणी, वीर बालक और वीर पंचरत्न। तो यहाँ पर आप चीजों को ध्यान में रखिए कि वीर वीर शब्द, इसके पहले हमने देखा प्रेम प्रेम शब्द से काव्य संग्रह लिखे जा रहे थे, लेकिन लाला भगवान दिन जो कि जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, थोड़ा सा अलग चलने वाले, इन्होंने वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न नाम से 3 काव्य निकाले। लाला जी पुराने हिंदी काव्य और साहित्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। बहुत से प्राचीन काव्यों की नए ढंग की टीकाएं करके उन्होंने अध्ययन के अभिलाषियों का बड़ा उपकार किया। जो ज्ञान चाहते थे, तो उन्होंने उनके लिए टीकाएं लिखी, व्याख्या की। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, दोहावली, कवितावली, बिहारी सतसई आदि की इनकी टीकाओं ने विद्यार्थियों के लिए अच्छा मार्ग खोल दिया। भक्ति और श्रृंगार की पुराने ढंग की कविताओं में उक्ति चमत्कार वे अच्छा लाते थे। उनकी कविताओं के दोनों तरह के नमूने नीचे देखिए। नमूना यहाँ पर दिया गया है। सुनि मुनि कौशिक ते साप को हवाल सब, बाढ़ी चित्त करुणा की अजब उमंग है। पद रज डारी करे पाप सब छारी, करी नवल सुनार दियो धामहु तंग है। दीन भनय ताहि लखी जात पतिलोक, और उपमा अभूत को सुझानो नयो ढंग है। कौतुक निधान राम रज की बनाए रज्जू, पद ते उड़ाई ऋषि पतंगनी पतंग है। तो इस तरीके से भक्ति और श्रृंगार आधारित कविताएं यहाँ पर दीन जी लिखा करते थे, और इसमें उक्त चमत्कार अच्छा लाते थे। वीरों की सुमाताओं का यश जो नहीं गाता, वह व्यर्थ सुकवि होने का अभिमान जनाता। ये पंक्तियां तो बिल्कुल एकदम से महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती हैं किसकी हैं? दीन द्वारा लिखी गई। जो वीर सुयश गाने में है ढील दिखाता, वह देश के वीरत्व का है मान घटाता। सब वीर किया करते हैं सम्मान कलम का, वीरों का सुयश गान है अभिमान कलम का। तो यहाँ पर वीरों की क्या नैतिकता है, जिम्मेदारी है, पूरा चित्रण यहाँ पर किया गया है। इनकी फुटकल कविताओं का संग्रह नवीन बीन या नदी में दीन में है। तो यहाँ पर आप देखिए बड़ा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टाइप का टॉपिक आप देख रहे हैं। ठीक है, नदी में दीन, आप नदी का उल्ट करेंगे, दीन का उल्टा करेंगे, नदी हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसको ध्यान में रखिए कि एक हमने फैक्ट पढ़ा इतिहास में, जो उलट पुलट करके नवीन बीन या नदी में दीन, जो काव्य संग्रह है वो किसका है? लाला भगवान दिन का। ठीक, आगे बात करते हैं। अगले जो कवि हैं उनका नाम है रूप नारायण पांडे। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, पांडे जी ने यद्यपि ब्रज भाषा में भी बहुत कुछ कविता की है, पर इधर अपनी खड़ी बोली की कविताओं के लिए ही ये अधिक प्रसिद्ध है। इन्होंने बहुत उपयुक्त विषय कविता के लिए चुने हैं, और उनमें पूरी रसात्मकता लाने में समर्थ हुए हैं। इनके विषय के चुनाव में ही भावुकता टपकती है, जैसे दलित कुसुम, वन विहंगम, आश्वासन। इनकी कविताओं का संग्रह पराग के नाम से प्रकाशित हो चुका है।
तो आपको ध्यान में रखना है कि स्वतंत्र रूप में दलित कुसुम आ सकता है, वन विहंगम आ सकता है, आश्वासन आ सकता है, लेकिन सभी का संग्रह पराग नाम से हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। पांडे जी की वन विहंगम नाम की कविता में हृदय की विशालता और सरसता का बहुत अच्छा परिचय मिलता है। दलित कुसुम की अन्योक्ति भी बड़ी हृदय ग्राहिणी है। संस्कृत और हिंदी दोनों के छंदों में खड़ी बोली को इन्होंने बड़ी सुघड़ाई से ढाला है। यहाँ स्थानाभाव से हम दो ही पद उद्धृत कर सकते हैं। ठीक है, दो पद यहाँ पर उद्धृत किए गए। अह अधम आधी आ गई तू कहाँ से, प्रलय बन घटा सी छा गई तू कहाँ से, पर दुख सुख तूने हा न देखा न भोल भाला, कुसुम अध खिला ही हाय यूं तोड़ डाला, वन बीच बसे थे फंसे थे ममत्व में एक कपोत कपोती के कहीं, दिन रात न एक को छोड़ा दूसरा छोड़ता, ऐसे हिले मिले दोनों वहीं। तो रूप नारायण पांडे का आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने हृदय ग्राहिणी कविताएं लिखी हैं और हृदय की विशालता और सरसता इन पंक्तियों में पूरी दिखाई पड़ी है और क्वेश्चन भी इसमें प्रश्नात्मक रूप में कविताएं लिखे हैं। आगे है, बढ़ने लगा नित्य नया नया गेर, नई नई कामना होती रही, कहने का प्रयोजन है इतना, उनके सुख की रही सीमा नहीं। यानी कि एकदम क्या हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, नित्य नित्य नया नया घर बन रहा है, स्नेह कामना पूरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है और सुख की सीमा ही नहीं रही, असीम हो चुका है सुख। आप लोगों के जीवन में इस तरीके का पल आया हुआ है कि आपको पता ही नहीं चले कि आप कितना मतलब खुश हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि खुशी 9 दिन तक ही रहती है, बाद में पैटर्न चेंज हो जाता है। अब अगले जो कवि हैं उनका नाम है सत्यनारायण कविरत्न और ये काफी फेमस है और आप देखेंगे कि परंपरा से जुड़ी हुई एक विषय वस्तु है जिसको आधार बनाते हुए उन्होंने कविता लिखी और उसी के लिए जाने भी जाते हैं। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, खड़ी बोली की खरखराहट के बीच वियोगी हरि के समान स्वर्गीय पंडित सत्यनारायण कविरत्न भी ब्रज की मधुर वाणी सुनाते रहे। आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली को कहा खरखराहट और ब्रज क्या है, मधुर वाणी है। ये हमेशा विवाद चलता रहा है। तो वियोगी हरि की परंपरा में जोड़ने का प्रयास यहाँ पर शुक्ल जी ने किया है सत्यनारायण कविरत्न को। रीति काल के कवियों की परंपरा पर न चलकर वे या तो भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवियों के ढंग पर चले हैं अथवा भारतेंदु काल की नूतन कविता की प्रणाली पर। ब्रज भूमि, ब्रज भाषा और ब्रजपति का प्रेम उनके हृदय की संपत्ति थी। अब देखिए इसी तरीके का कथन हमने वियोगी हरि के बारे में भी पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा उसमें अलग था और यहाँ पर कुछ एक दो शब्द इधर उधर अलग है। ब्रज के अतीत दृश्य उनकी आंखों में फिरा करते थे। ये देखिए कथन आ सकता है कि किस कवि की आंखों में ब्रज के अतीत दृश्य, जिसको बोलते हैं नॉस्टेल्जिया, हम अतीत मोह में जाते हैं। मान लीजिए आप अपने गांव को याद करते हैं, अपने पुराने विश्वविद्यालयों को याद करते हैं, अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, तो आप कहाँ पहुंच जाते हैं, नॉस्टेल्जिया में पहुंच जाते हैं। अतीत के दृश्य में लिखते हैं वर्तमान में, लेकिन लगता है कि ये घटनाएं आज की, आप याद कर रहे हैं अतीत को। तो ब्रज यानी किसी चीज को हम तब याद करते हैं जब हम उसमें बहुत लीन रहते हैं, हर एक चीज याद नहीं होती। इंदौर के पहले साहित्य सम्मेलन के अवसर पर ये मुझे वहां मिले, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सत्यनारायण कविरत्न मिले थे, यानी आपस में इन सबकी चर्चा भी हुई थी। वहां की अत्यंत काली मिट्टी देख वे बोले, या माटी को तो हमारे कन्हैया न खाते। तो ये पंक्ति जरूर ध्यान में रखिए, जैसे उन्होंने काली मिट्टी देखा इंदौर में, इंदौर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, और स्मार्ट सिटी में नंबर 1 पर माना जाता है। तो वहां की जो काली मिट्टी है उसको देखकर सत्यनारायण कविरत्न जो कि कवि थे, और जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो इन्होंने तुरंत एक वाक्य बोला, या माटी को तो हमारे कन्हैया न खाते, कृष्ण को याद करते हुए। यानी कि जहां भी जाते थे वो अपने ब्रज क्षेत्र को जरूर याद करते थे। कहने का मतलब यही, इस कथन को आप याद रखिए। अंग्रेजी की ऊंची शिक्षा पाकर भी उन्होंने अपनी चाल ढाल ब्रजमंडल के ग्रामीण भले मानसों की ही रखी। धोती, बगलबंदी और दुपट्टा, सिर पर एक गोल टोपी, यही उनका वेश रहता था। और लग नहीं रहा है कि हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, लग रहा है कि कोई रेखा चित्र पढ़ रहे हैं। तो आपके दिमाग में सत्यनारायण जी का आ गया होगा चित्र कि वो पढ़े लिखे थे, अच्छे अंग्रेजी भी जानते थे, लेकिन ब्रजमंडल उनके जीवन में निवास करता था। और क्या पहनते थे, धोती पहनते थे, बगलबंदी पहनते थे, दुपट्टा लगाते थे, सिर में एक गोल टोपी पहन लिया करते थे। और उस जमाने में लोग गांधी टोपी इत्यादि पहनते ही थे, तो वेशभूषा था। ये बाहर जैसे सरल और सादे थे, भीतर भी वैसे ही थे। बहुत कम लोग होते हैं
जो बाहर और अंदर दोनों एक तरीके के हों। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सत्यनारायण जी के बारे में पूरा सही-सही लिखा, सत्य-सत्य लिखा कि वो जितने बाहर से सरल और सादे थे, उतना ही भीतर से भी। सादापन दिखावे के लिए धारण किया हुआ नहीं है, स्वभावतः है। यह बात उन्हें देखते ही और उनकी बातें सुनते ही प्रकट हो जाती थी। और वैसे हम लोग अपने सादेपन को दिखलाते हैं, जैसे कोई पर्व त्योहार या संस्कृति का दिन आता है, तो हम लोग धोती कुर्ता कभी-कभी पहन लिया करते हैं। लेकिन ये हमेशा पहनते थे। मुझे याद आता है कि हमने तमाम आलोचकों को देखा, लेकिन नामवर सिंह को हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा ही होगा, बहुत सारे हमारे सीनियर्स भी जुड़े रहते हैं और क्लासमेट्स और जूनियर्स सब लोग। और अब तो यूट्यूब का ज़माना है, आप लोगों ने देखा होगा वो धोती कुर्ता ही पहनते थे। थे प्रगतिशील, लेकिन सभ्यता संस्कृति को अपनाते हुए। ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आप देख रहे हैं। अब मुझे याद आता है कि एक इंटरव्यू में वो बार-बार ईश्वर का नाम ले रहे थे, तो इंटरव्यूअर ने कहा कि आप तो नास्तिक आपको माना जा सकता है क्योंकि आप मार्क्सवादी हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक मुहावरा है, जिसे अलग-अलग भाषा-भाषी लोग भी बोलते हैं, ओह माय गॉड, अल्लाह, ना? तो उसी तरीके से हम भी ईश्वर बोलते हैं, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं। तो दिखावटीपन नहीं था सत्यनारायण जी के अंदर, ये चीज़ मेन बात है। बाल्यकाल से लेकर जीवन पर्यंत वे आगरे से 1.5 कोस पर ताजगंज के पास धांधुपुर गाँव में ही रहे। आप देखिए, ये जो परिचय बताया जा रहा है, एड्रेस, हो सकता है कि इसमें से कुछ बच्चे जुड़े हों जो आगरे से हों और इसी इलाके में रहते हों। और अगर नहीं भी रहते हों, आगरे में हों, तो एक बार ज़रूर इस इलाके को देखें कि क्या सत्यनारायण जी को अभी वहाँ के लोग याद करते हैं या फिर भूल चुके हैं। उनका जन्म और बाल्यकाल, विवाह और गार्हस्थ्य सब एक दुःख भरी कहानी के संबंध खंड थे। वे थे ब्रजमाधुरी में पगे जीव, उनकी पत्नी थी आर्य समाज के तीखेपन में पली महिला। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या है अंतर्विरोध, कि जो सत्यनारायण जी हैं, वो ब्रजमाधुरी में पगे जीव थे और उनकी जो पत्नी थी, वो आर्य समाजी थी और बड़ी तीखीपन, मतलब मुँह पे बोल देने वाली थी। इस विषमता की विरसता बढ़ती ही गई और थोड़ी ही अवस्था में कवि रत्न जी की जीवन यात्रा समाप्त हो गई। आगे लिखते हैं कि ब्रज भाषा की कविताएँ वे छात्रावस्था से ही लिखना लिखने लगे थे। वसंत आगमन पर वर्षा के दिनों में वे रसिये आदि ग्रामीण अपढ़ ग्रामीणों में मिलकर निसंकोच गाते थे। सवैया पढ़ने का ढंग उनका ऐसा आकर्षक था कि सुनने वाले मुग्ध हो जाते थे। जीवन की घोर विषमताओं के बीच भी वे प्रसन्न और हँसमुख दिखाई देते थे। ऐसा लग रहा है कि सत्यनारायण कविरत्न का जो निजी जीवन है, थोड़ा-सा टेंशनाइज़ रहा है, जिस हिसाब से यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं। उनके लिए उनका जीवन ही एक काव्य था। अतः जो बातें प्रत्यक्ष उनके सामने आती थीं, काव्य का रूप रंग देते उन्हें देर नहीं लगती थी। मित्रों के पास वे प्रायः पद्य में पत्र लिखा करते थे, जिनमें कभी-कभी उनके स्वभाव की झलक भी रहती थी। स्वर्गीय पदम सिंह जी के पास भेजी हुई इस कविता में देखिए। जो मोह सो हँसि मिलै होत है, मैं तासु निरंतर चेरो, बस गुण ही गुण निरखती मदि सरल प्रकृति को पेरो, यह स्वभाव को रोग जानिए, मेरी बस कछु नाही, नित नवल विकल रहत याही सो, सहृदय विछुरन माही, सदा दार्योषित सम बेबस, आज्ञा मुदित प्रमाणय, कोरो सत्यग्राम को वासी, कहाँ तकल्लुफ़ जाने। तो ये पंक्तियाँ हैं सत्यनारायण कविरत्न की और ऐसा कहा जा रहा है कि ये पत्र लिखते थे तो भी पद्यात्मक रहता था। किसी का कोई अनुरोध टालना तो उनके लिए असंभव था। अगर कोई अनुरोध कर दिया, तो टालते ही नहीं, तो उसको पूरा करने का प्रयास करते थे। यह जानकर बराबर लोग किसी न किसी अवसर के उपयुक्त कविता बना देने की प्रेरणा उनसे किया करते थे और वे किसी को निराश नहीं करते थे। उनकी वही दशा थी जो उर्दू के प्रसिद्ध शायर ईशा की लखनऊ दरबार में हो गई थी। इससे उनकी अधिकांश रचनाएँ सामयिक हैं और जल्दी में जोड़ी हुई प्रतीत होती हैं। जैसे स्वामी रामतीर्थ, तिलक, गोखले, सरोजिनी नायडू इत्यादि की प्रशस्तियाँ, लोक हितकर आयोजनों के लिए अपील, हिंदू विश्वविद्यालय के लिए लंबी अपील, दुख और अन्याय के निवारण के लिए पुकार, कुली प्रथा के विरुद्ध पुकार, ये सभी जो विषय वस्तु हैं, सत्यनारायण कवि रत्न ने तुरंत ऑन द स्पॉट लोगों के आग्रह पर, लोग बोल देते थे कि इस विषय पर लिख, थोड़ा-सा कविता सुना दीजिए, तुरंत सुना देते थे। जैसे मुझे याद आता है कि अभी मैं कुछ देर पहले बिग बॉस में एक नेजी करके कैरेक्टर था, वो भी ऑन द स्पॉट कविता बना देता था। तो वैसे ही आप मानकर चलिए कि सत्यनारायण भी रहे होंगे।
उन्होंने जीती जगाती ब्रजभाषा ली। उनकी ब्रजभाषा उसी स्वरूप में बंधी न रहकर जो काव्य परंपरा के भीतर पाया जाता है, बोलचाल के चलते रूपों को लेकर चली है। बहुत से ऐसे शब्दों और रूपों का उन्होंने व्यवहार किया है जो परंपरागत काव्य भाषा में नहीं मिलते। यानी कि उन्होंने ब्रज भाषा को तो लिया है, लेकिन उसी रूप में नहीं लिया जो परंपरा से चली आ रही, उसमें उन्होंने कुछ सुधार भी किया है। उत्तम रामचरितम और मालती माधव के अनुवादों में श्लोकों के स्थान पर उन्होंने बड़े बड़े मधुर सवैये रखे। ये देखिए यहाँ पर अंतर। मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेशस का पद्यबद्ध अनुवाद उन्होंने बहुत पहले किया था। इसी तरीके से आपने देखा जगन्नाथ दास रत्नाकर, उन्होंने भी एक अंग्रेजी का अनुवाद किया पोप के कविता का। और यहाँ पर मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य का होरेशस का इन्होंने पद्यबद्ध अनुवाद किया है। ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। कवि रत्न जी की बड़ी कविताओं में प्रेम कली और भ्रमर दूत विशेष उल्लेख योग्य है। भ्रमर दूत में यशोदा ने द्वारका में जा बसे वे कृष्ण के पास संदेश भेजा है। यानी कि भ्रमर दूत में यह दिखलाया गया है कि जो कृष्ण है वो गोकुल से मथुरा नहीं गए, बल्कि सबको छोड़कर वो द्वारका चले गए। ये तीसरा कदम और एक कदम आगे बढ़कर इन्होंने लिखा हुआ है। उनकी रचना नंददास के भ्रमर गीत की ढंग पर की गई है, पर अंत में देश की वर्तमान दशा और अपनी दशा का भी हल्का सा आभास कवि ने दिया है। सत्यनारायण जी की रचना के कुछ नमूने देखिए। अलबेली कहु जमुन सो लिपटि सुहाई, धोए धोए पातन की अनुपम कमनाई, चातक सुख कोयल ललित बोलत मधुरे बोल, कूक केकी केकी कलति कुंजन करत कलोल, निरखि घन घट की घटा लखि व सुषमा जाल लाल निज बिन नंदरानी, हरि सुधी उमड़ी घुमड़ी तन उर अति अकुलानी, सुधि बुधि तज माथो पकड़ करी करी सोच अपार, दृग जल मिस मानहु निकरि बही बिरह की धार, कौन भेजो दूत पूत सो बिथा सुनावे, बातन में बहराई जाय ताको यह लावे, त्याग मधुपुरी को गयो छाड़ सबन के साथ, सात समंदर पै भयो दूर द्वारका नाथ, जाइगो को वहां नित नव परत अकाल, काल को चलत चक्र चहु, जीवन को आनंद न देखियो जात यहाँ कहू, बढ़ियो अत्याचार कृत जह देखियो तह राज, होत जात दुर्बल विकृत दीन दीन आर्य समाज। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भ्रमरदूत से रिलेटेड कुछ पंक्तियां भी हैं। दिनन के फेर सो ते तजी मातृभूमि सो ममता होत प्रवासी, तिन्हे विदेशी तंग करत दे विपदा खासी, नारी शिक्षा अनादरत जे लोग अनारी, ते स्वदेश अवनत प्रचंड पातक अधिकारी, निरखी हाल मेरो प्रथम लेव समझी सब कोई, विद्या बल लही मति परम अबला सबला होई, लखों आज माई के। तो आप देख रहे हैं कि ये सब पंक्तियां भ्रमर गीत की हैं और भ्रमर गीत में कृष्ण द्वारिका पहुंच चुके हैं और साथ में तत्कालीन देश दशा का चित्रण भी इन पंक्तियों में दिखलाई पड़ रहा है। भयो क्यों अनचाहत को संग, सब जग के तुम दीपक, मोहन प्रेमी हमहु पतंग, लख तब दीपति देह शिखा में, निरत विरह लव लागी, खींचत आप सो आप उतहि, यही ऐसी प्रकृति अभागी, यद्यपि सने भरी तव बतियां तव अचरज की बात, योग वियोग दोउन में इक सम नित्य जरावत गात। ये पंक्तियां आप ध्यान में रखिए कि सत्यनारायण कवि रत्न की हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकते हैं आपको परीक्षाओं में। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप सभी ने धैर्य बनाकर और काक चेष्टा बको ध्यानम प्रवृत्ति को अपनाते हुए पूरे समय तक वीडियो को देखा होगा, लेक्चर को समझा होगा और आपको लगा होगा कि हमने जो कुछ पहले पढ़ा था उसमें बहुत सारी नई जानकारियां भी मिली हुई हैं। तो आप सभी के कमेंट आमंत्रित रहेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।